आप सुन रहे हैं कहानी एक राज रूहानी सफ़र का भाग 5। जैसलमेर की ठंडी रात में बेंच पर आंखें मूंदे जतिन बैठा था। इसके बगल में बैठा वैभव अभी अभी उसके लिए कॉफ़ी लाया था। भैया, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। वे कॉफ़ी का कप फिर जतिन की तरफ बढ़ाता हुआ कहता है, किस मुसीबत में मेरी वजह से निधि फंस गई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? होने को कौन टाल सकता था? वैसे उस दिन हुआ क्या था? कप अपने हाथ में लेता हुआ जतिन वैभव की ओर मुड़ता हुआ कहता है, सब ठीक था। हम सैंड ड्यून से वापस लौट रहे थे। रास्ता पूरा सुनसान था। मैं रात की ठंडी का आनंद लेते कार आराम से चला रहा था। तभी किन्हीं 2 अजनबियों ने हमसे लिफ्ट मांगी और बताया कि उनमें से किसी एक को चलते वक्त गिरने से चोट लग गई। मैंने उस पर विश्वास कर लिया और उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दे दी। बिना जाने आपने लिफ्ट दे दी? वैभव कह उठा। हाँ, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ विचार आए ही नहीं मेरे मन में। मेरा यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे हैं। पर नहीं, ये लोग कहीं बाहर से आए थे और आखिर निधि का डर सच्चा हो गया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं लिफ्ट दूँ उन्हें। पीछे से उन लोगों ने हमें बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मैं सड़क के किनारे पड़ा था और चारों ओर बस अंधेरा था। ये तो गनीमत मानो मेरा मोबाइल मेरे पास था, जिससे मैंने झट से पुलिस की सहायता ली। और दूसरी अच्छी बात ये रही कि निधि का मोबाइल उस कार में ही था, जिससे तुरंत उसको ट्रैक करते हम कुछ ही घंटों में उन तक पहुंच गए। लेकिन भाभी, कुलधरा के गांव कैसे पहुंची? हम जहां ट्रैक करके पहुंचे वो कुलधरा के पास की जगह थी, जहां मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था और हमें वहीं दोनों अजनबी मरे हालत में मिले। तब तक हम आगे बढ़े तो रेत पर बेहोश हालत में मुझे निधि मिली। शायद वो उनसे भाग आई हो। वो तो शुक्र है उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। कहते कहते अब वह वैभव के चेहरे की ओर देखता हुआ कहता है, देखा जाए तो सब तुम्हारी वजह से हुआ। कप नीचे रखता हुआ जतिन कहता है, जिससे वैभव चौंक जाता है। अब मैंने क्या किया इसमें? तुम ही जो थे जिसने जैसलमेर सुझाया। अच्छा खासा हमने गोवा का प्लान किया था। ना यहाँ आते और ना ऐसा कुछ होता। वैभव का उतरा मुंह देखता हुआ जतिन कहता है, ये सब तो तुम इधर जो घूमने के शौकीन हो ना, इसी कारण से हुआ। तुम पिछले साल यहीं जैसलमेर घूमने आए थे ना। अभी भी कहता हूँ, ये सब आदतें छोड़ दो और इस बार पीओ की तैयारी पर ध्यान दो, तो मेरी तरह तुम्हारी लाइफ ही सेट हो जाएगी। वैभव अपने भाई की बात पर चिढ़ते हुए बोल उठा, अब भैया, घूमने का पढ़ाई से कोई ताल्लुक भी है क्या? हाँ है, क्यों नहीं। खैर छोड़ो, अब ये रात बीते और कल यहाँ से निकलते हैं हम लोग। कहते हुए जतिन उबासी लेता अपने पैर बेंच पर फैला लेता है। ये देख वैभव दोनों कप उठाता डस्टबिन की तरफ बढ़ जाता है। नींद दोनों की आंखों में नहीं थी, लेकिन जहाँ जतिन आंखें बंद किए पड़ा था वहीं वैभव गलियारे के कोने में खड़ा कोई फ़ोन मिलाता है। उधर से निधि की छोटी बहन फ़ोन उठाती है। फिर दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया में खोते हुए बात करने लगते हैं। वैभव नीतू से कह रहा था, काश ये सब नहीं होता। क्या सोचा था कि भाभी घर आएगी तो फिर हम दोनों के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। वो पीछे की खनकती आवाज़ सुन रहा था। एकाएक फ़ोन से घर घर की आवाज़ हुई और उसे सुनाई दिया, मन ने आपड़ घर से न जाना सा, मुझे अपने घर से नहीं जाना। आवाज़ गूंजी जैसे दूर से कहीं आती हुई आवाज़ हो। वैभव चौंक गया। ये नीतू की आवाज़ तो नहीं थी। हेलो हेलो, वैभव पुकारता है। हाँ नीतू, जबकि नीतू आराम से कह रही थी, अरे हाँ, कहाँ चले गए थे, मुझे लगा फ़ोन ही कट गया। नीतू सहज थी, पर वैभव के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वह धीरे से नीतू से पूछता है, तुम्हें राजस्थानी आती है क्या? क्या मजाक कर रहे हो? पता है ना, पापा की लास्ट पोस्टिंग राजस्थान होने से बस कुछ सालों पहले ही हम यहाँ आए। पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? नीतू पूछ रही थी और वैभव की आंखें डर से चौड़ी हुई जा रही थी और मन में प्रश्न चल रहा था कि वो बीच में वो आवाज़ किसकी थी। वैभव के लिए उस आवाज़ का पता पाना और भुला पाना दोनों दुश्वार हो गया। पूरी रात जैसे तैसे कटने के बाद सुबह उसकी नींद लगी तो जतिन ने उसे उठा दिया। उठो, चलना नहीं है क्या? वैभव हड़बड़ाता हुआ उठता अपने भाई का चेहरा देखता रह गया।
जो उसे बता रहा था, मैं एम्बुलेंस की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, तुम यहीं रुकना। जतिन के चाहते ही वह गुजरी रात की बात सिलसिलेवार तरीके से याद करता है तो उसके कानों में फिर वही आवाज़ जैसे कौंध उठती है, जिससे घबरा कर वे अपने आसपास देखने लगता है। पर उस गलियारे में अभी उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। वे उठकर अपनी भाभी के वार्ड तक आता है और कांच से अंदर की ओर झांकता है। उसे वहाँ शांत भाव से लेटी हुई वह दिखती है। फिर वह गहरा श्वास छोड़ता बेंच पर दोबारा आकर बैठ जाता है। तभी जतिन का फ़ोन आता है जो उसे बता रहा था कि अभी तक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये सुनते ही जैसे वैभव के मन का डर का आकार और विस्तार लेने लगता है। वह झट से अपने भाई के पास पहुंचकर देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर खड़ा जतिन जाने किससे उलझ रहा था। भाई साहब, मैं बोलूँ ना, मन ने जाने में क्या आफत है, पर पता नहीं क्यों गड्डी स्टार्ट ना हो रही, कैसे चक्कर जाम हो गया है। जिस पर जतिन कहने लगा, तो मैं बोल रहा हूँ ना, दूसरी एम्बुलेंस ले चलो, दो तो यहाँ खड़ी है ना। काई बात करो भाई साहब, एक तो यहाँ इमरजेंसी पर रहनी है ना, दूसरी बात पता नहीं क्यों खराब हो गई, पहले तो ऐसा कभी ना हुआ। जतिन उसकी बात पर बुरा सा मुंह बनाता अब कहीं और फोन लगाने लगता है। कुछ दूर खड़ा वैभव सारा नज़ारा देख रहा था। इससे उसके मन में अजब सी हलचल मची थी। वहीं खड़े खड़े जतिन जाने कितने हॉस्पिटल में फ़ोन लगा डालता है, पर अब तक कहीं से भी एम्बुलेंस की व्यवस्था होते उसे नहीं दिखती। इससे जतिन की झुंझलाहट बढ़ जाती है। तब वैभव उसके पास आते हुए कहता है, भैया क्यों ना हम कुछ दिन यहीं रुक जाएं? क्या बात करते हो, हम यहाँ क्यों रुकेंगे? जतिन एकदम से बरस पड़ा। वैभव समझाना तो चाहता था कुछ, पर वह कह नहीं पाया। वह समझ रहा था पर जतिन के कह पाने की हिम्मत नहीं थी, तो अपनी बात घुमाते हुए उसे कुछ दिन के लिए रुकने के लिए आखिर मना ही लेता है। कैसी बात कर रहे हो, हम कब तक होटल में रुकेंगे? होटल नहीं, मेरा एक दोस्त है प्रमोद, उसका फ्लैट यहाँ खाली है, मैं पिछली बार उसी के साथ रुका था, मैं सब एडजस्टमेंट कर लूँगा भैया, आप भरोसा रखिए, मेरे ख्याल से यहाँ रुकना हमें चाहिए। जतिन उसे रोकता रह गया, पर वैभव हवा के झोंके सा वहाँ से झट से निकल गया। फिर भी जतिन यहाँ किसी और तरह से नहीं रुकना चाहता था। ये ठानते हुए एक टूर बुकिंग वाले के यहाँ फ़ोन कर एक मिनी बस का इंतज़ाम कर लेता है। वहाँ बात पक्की हो जाती है और वह आधे घंटे के अंदर ही आने का वादा करता है। जिससे संतुष्ट होता जतिन अब राहत की सांस लेता हॉस्पिटल के अंदर चल देता है। वह 30 कदमों से अंदर आता है। वह भी निधि के वार्ड तक पहुंचने ही वाला था कि उसके वार्ड के अंदर उसे हलचल होती महसूस होती है, जिससे वह लगभग वहां दौड़ता हुआ पहुंचता है। उसकी नज़रें वार्ड की देहरी पर खड़े खड़े देखती हैं कि नर्स उसकी पत्नी निधि की ओर झुकी हुई थी और निधि बेड पर पड़ी पड़ी तेज तेज सांसें ले रही थी। ये देखती है जैसे उसके पैरों तले जमीन ही सरक गई। वह घबराया हुआ सा उस ओर आता है। नर्स किसी तरह से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, पर इसके बावजूद निधि की देह बेचैन हुए जा रही थी। फिर जतिन की आंखों को वहाँ ठहरने को कहती वह डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागती है नर्स। जतिन बेबस सही दृश्य देख रहा था कि निधि की हार्ट रेट धीरे लकीर सा उसके जीवन से लगातार सरकती जा रही थी और वह बेबस सा कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका मन रुआसा हो उठा कि अभी सब कुछ सामान्य से क्या हो गया। उसने तो निधि की जिम्मेदारी ली थी, अब वह सबको क्या जवाब देगा? अभी तो उसकी दुनिया ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। फिर कैसे ईश्वर उसके साथ ऐसी निर्ममता कर बैठा? जतिन हताश निधि का चेहरा देखता रहा, जो भी बेड पर पड़ी हुई शांत पड़ी थी। कहानी आगे जारी रहेगी। सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पे कहानी अपने मित्रों से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।